हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट एकेडमी में। दोस्तों आज हम जो है एनसीईआरटी बुक का अध्याय 11 जो कि नए सम्राट और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जो कि इसके बारे में जो भी हम संपूर्ण जो भी व्याख्या है उसको हम बताएंगे, और जो समझ में ना आए उसे आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए, एनसीईआरटी बुक से सभी प्रश्न मैं बताता हूँ कि एनसीईआरटी बुक से हर सब्जेक्ट में प्रश्न आते हैं। और एनसीईआरटी बुक अभी हम हिस्ट्री लेके चल रहे हैं, जो कि हम 6 से लेकर 12th तक पढ़ा देंगे हिस्ट्री। उसके बाद हर सब्जेक्ट को ऐसे बारी बारी करके पूरा हम पढ़ा देंगे। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों एनसीईआरटी बुक का जो है व्याख्या और उनका विवरण कोई नहीं बताता है। और मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बुक में हमेशा लाइन बाय लाइन प्रश्न उठाए जाते हैं, जो कि आप समझ नहीं पाते। मैं बताऊंगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ठीक है, जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? अरविंद सोचने लगा। चलिए हम बताते हैं क्या बताती हैं जो कि प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्तवंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हम एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिशेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता, जिसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। यह एक विशेष किस्म के अभिलेख हैं जिसे प्रशस्ति कहते हैं। दोस्तों जो भी समझ में ना आए उसे आप जो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। देखिए प्रशस्ति, ठीक है, ये संस्कृत शब्द है और उसका अर्थ प्रशंसा है। प्रशस्तियां लिखने प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10 में गौतमीपुत्र श्री सतकड़ी प्रशस्ति के बारे में पढ़ा। परंतु गुप्त काल में महत्व इसका बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। चलिए शुरू करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जानते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा को एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। जहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ठीक। योद्धा। समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों और बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, यह वर्णन तुमने उस राजा के बारे में क्या बताया? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। ये देखिए आप, अगर तुम मानचित्र 7 में 113 पृष्ठ पे जाओगे तो आपको गौर से देखो कि पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग में रंगा गया है। पूर्वी क्षेत्र समुद्र तट को एक क्रम में लाल बिंदु दिखेगी। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त में जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिडेश 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियां का वर्णन करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए मानचित्र में हरे रंग के क्षेत्र आर्यावर्त और उनके 9 शासकों का है, जिन्हें
समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपना साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के पर उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। के बाद ठीक है, दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी। ठीक है, तो देखिए, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ। अध्याय 6 जो कि पढ़ लीजिए आप एक बार, उसमें प्रश्न जो भी आते हैं वो दिया गया है। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के राजा थे या शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। मानचित्र में लीडरबोर्ड, मानचित्र में प्रयागराज इलाहाबाद का पुराना नाम, उज्जैन तथा पाटलिपुत्र पटना ढूंढो। यह गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ चंद्रगुप्त के व्यवहार क्या अंतर था, या आप लोग मानचित्र देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये मानचित्र आप लोग देख लिए। चलिए, वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उसकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह उपाधि धारण की कि उसके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेखित है। इससे यह अभ्यास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। उन उपाधियों को महत्व के हिसाब से राजा महाराज समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में उल्लेखों सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभिप्राय में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे और उनके विषय में और उनकी जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला मतलब इसका पार्ट पढ़ेंगे हम, क्योंकि बड़ा पार्ट हो जा रहा है तो वीडियो पूरा देख नहीं पा रहे हैं लोग। दोस्तों मैं चाहता हूँ छोटा छोटा पार्ट करके वीडियो को अपलोड किया जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।